नया IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करने वाली है। रविवार को यह पहला विस्तार हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में 10 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक मोदी अपनी सरकार में तकरीबन 10 नए लोगों को शामिल करेंगे, यानी मोदी के मंत्रिमंडल में और उनका जो संख्या है वो बढ़कर करीब 60 तक 55 से 60 तक पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसमें से गोवा कोटे से गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सबसे बड़ा नाम है जो कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। खबर आ रही है कि मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय का कामकाज सौंपा जा सकता है। अभी अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का कामकाज है, वो वित्त मंत्री का कामकाज भी संभालते हैं, उनका काम हल्का किया जा सकता है। पर्रिकर ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि वो लगातार इन खबरों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्र कुछ और ही बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मोदी की विदेश यात्रा से पहले मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित है और ये दिन रविवार हो सकता है। तो कौन कौन से नए लोग शामिल हो सकते हैं, ये सबसे अधिक दिलचस्पी का विषय रहता है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। रिचा, आपकी इजाज़त से मैं वर्चुअल ग्राफिक्स तक जाके उन चेहरों को ज़रूर यहाँ दिखाना चाहूँगा जो दर्शकों को जानना चाहेंगे कि इस नए मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया जा रहा है, किनको ये जगह मिल सकती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इस नए जो नाम आ रहे हैं उसमें मनोहर पर्रिकर का नाम सबसे अधिक मोटे तौर पर लिया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी को भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह मिल सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा हंसराज अहीर महाराष्ट्र के सांसद हैं। कोयला घोटाले का उजागर करने में अहीर साहब की भूमिका खासी बड़ी रही थी, उनको भी इनाम मिल सकता है क्योंकि विदर्भ के इलाके में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। जाट नेता हैं, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अभी हरियाणा में अपनी पत्नी का चुनाव जिताने में भी कामयाबी हासिल की और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को हराकर वो चुनाव जीता, उनको भी इनाम मिल सकता है। झारखंड कोटे से जयंत सिन्हा का नाम सामने आ रहा है। जी हां, जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। यशवंत सिन्हा ने अपनी लोकसभा की हजारीबाग की सीट जयंत के लिए खाली की थी और सबसे खास बात यह कि जयंत सिन्हा के पास एक बढ़िया बिजनेस डिग्री है। माना जा रहा है कि जयंत सिन्हा को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मा दिया जा सकता है। कर्नल सोनाराम, ये अगला नाम है। ये सांसद हैं बीजेपी के राजस्थान से। कर्नल सोनाराम को टिकट दिया था बीजेपी ने जसवंत सिंह का टिकट काट कर, और उन कर्नल सोनाराम जो कि वसुंधरा राजे के बहुत खास हैं, अब इनाम देने की बारी आई है मंत्री बनाकर। एक और नाम जो हमको पता लगा है सूत्रों के मुताबिक, वो है बिहार से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ने के पहले खासे नाराज थे, वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद और उस वक्त के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मनाने के बाद गिरिराज सिंह चुनाव लड़े और उसके बाद पार्टी में बगावत पनपने नहीं दी थी गिरिराज सिंह ने। उस वक्त की नाराजगी को देखते हुए गिरिराज सिंह को अब शायद इनाम दिया जा सकता है, ऐसे हमको हमारे सूत्र बताते हैं। अब हम आपको उन मंत्रिमंडल की उन जगहों के बारे में बताते हैं जिन मंत्रियों के ऊपर अतिरिक्त बोझ दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 5 महीने पहले, उनका भार कुछ कम हो सकता है। अरुण जेटली, जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चला, बीते दिनों उनकी सर्जरी भी हुई, आपको पता होगा। उनके पास 2 मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय का कामकाज है, रक्षा मंत्रालय का कामकाज है। रक्षा मंत्रालय उनसे लेकर मनोहर पर्रिकर को दिए जाने की सबसे ज्यादा चर्चा है, इसलिए क्योंकि मनोहर पर्रिकर साफ सुथरी छवि के एक सादगी पसंद नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो IIT के ग्रेजुएट है, IIT पास आउट हैं, जो कि उनके कद को और भी बड़ा करती है। अगला नाम है जिनके पास ज्यादा मंत्रालय है, वो है नितिन गडकरी।
नितिन गडकरी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय है और वो जहाजरानी मंत्रालय का भी कामकाज संभालते हैं। इन तीनों में से कोई एक मंत्रालय लिया जा सकता है गडकरी साहब से और किसी नए मंत्री को दिया जा सकता है। वो कौन होगा उस पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा है कि सड़क और परिवहन मंत्रालय जा सकता है किसी और के पास। अगले व्यक्ति हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद के पास भी कानून मंत्रालय का कामकाज है, टेलीकॉम मंत्रालय का कामकाज है और उनका बोझ भी कम किया जा सकता है। उनकी जगह पर कोई एक मंत्रालय उनको देकर दूसरा एक की जिम्मेदारी किसी और को मिल सकती है। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी का जाना माना चेहरा, पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है। पर्यावरण का भी मंत्रालय है प्रकाश जावड़ेकर के पास, इंडिपेंडेंट चार्ज। इनका बोझ भी कम किया जा सकता है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज़्यादा काम होने की वजह से काम को अगर बांट दिया जाएगा तो काम ज़्यादा आसानी से इन सब का हो पाएगा। खबर ये भी आ रही है कि कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज के लोग हैं जिनका कद थोड़ा बढ़ सकता है, जिसमें निर्मला सीतारमण का नाम खासा उल्लेखनीय है। वो इसलिए कि निर्मला सीतारमण के पास 3 मंत्रालय हैं। वाणिज्य मंत्रालय के वो इंडिपेंडेंट चार्ज की राज्य मंत्री हैं, वित्त की वो राज्य मंत्री है और कॉर्पोरेट अफेयर्स की वो राज्य मंत्री है। यानी वित्त में वो अरुण जेटली को रिपोर्ट करती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में वो रविशंकर प्रसाद को रिपोर्ट करती है। ऐसे में निर्मला सीतारमण का काम कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कॉमर्स मंत्रालय का कामकाज देखते हुए निर्मला सीतारमण को इंडिपेंडेंट तौर पर सिर्फ एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज कॉमर्स का दिया जाएगा और वो जो 2 मंत्रालय उनके पास है वो कोई 2 नई शख्सियतों को दिए जा सकते हैं आने वाले इस कैबिनेट फेरबदल में। मोदी मंत्रालय के मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसका कयास उस वक्त आज अचानक तेज हो गए जब कोई बड़ा पद दिए जाने की खबरों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अचानक दिल्ली पहुंचते हैं। वो यहाँ आकर अमित शाह से पहले मुलाकात करते हैं, पार्टी अध्यक्ष से, और फिर वो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर पर 7 RCR भी जाते हैं। पहली मुलाकात के बाद जो बयान पर्रिकर साहब का आता है अमित शाह से मिलने के बाद, उसको देखकर इंडिकेशन मिलता है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है और शायद वो इसीलिए दिल्ली आए उनकी बातों से। लेकिन दूसरी मुलाकात के बाद वो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, तो वो सुनिए। 2 मुलाकातों के बाद के 2 बयान मनोहर पर्रिकर के। अध्यक्ष जी की जो बात हो गई वो पार्टी का आंतरिक मामला है, उसके वजह वो प्रेस को कैसे बताएं? आप केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? नीचे हो जा। मैं प्रधानमंत्री जी को 8 बजे मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद में चाहिए तो मैं बता देता। कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री के तौर पर आप दिल्ली आने वाले हैं। अभी वो उनसे पूछिए, उन्होंने तो कुछ आज कहा नहीं मुझे। इस वक्त कोई बातचीत नहीं होगी। इस बात में एब्सोल्युटली नहीं। सर ये भी था कि क्या कहा जा रहा है कि 9 तारीख को एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, तो क्या मुझे मालूम नहीं है कब एक्सपेंशन आप सर फिलहाल गोवा में के मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे? एब्सोल्युटली, अभी तो गोवा का ही मुख्यमंत्री हूँ। थैंक यू सर। मनोहर पर्रिकर के 2 बयान आपने सुने। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी जो इस खबर पर लगातार शाम से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विक्रांत, मनोहर पर्रिकर की 2 बातें किसको सही मानूं मैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, या अभी हम संभावना पर बात कर रहे हैं और रविवार आते आते चीजें ठंडी पड़ जाएंगी? देखिए सुमित, जब तक कैबिनेट के लिए आधिकारिक रूप से बयान नहीं आएगा कि कल कैबिनेट एक्सपेंशन है, तब तक कुछ भी कि सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर का जो बयान आया था अमित शाह से जब वो मिलकर निकले थे, तो दोनों ही जगह मैं मौजूद था जब वो अमित शाह से मिलकर निकले तब भी और प्रधानमंत्री से मिलकर निकले तब भी। हालांकि वो साफ ये कह रहे हैं कि वो गोवा के मसले पर आए थे, लेकिन किसी भी चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया। साफ एक तरह से अगर खबर गलत हो तो उसे एक तरह से सिरे से नकार दिया जाता है। उस तरीके की चीज नहीं आई है सामने अभी तक, ना तो उनकी तरफ से ना ही किसी और बड़े नेता की तरफ से। तो अभी तक हम लोग ये इस तरीके की अपने जो खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक तो यही है कि 9 तारीख को ये कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, जो पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि अगर हम टाइमिंग पर भी देखें तो इसके बाद ठीक शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर झारखंड के चुनाव हैं, फिर दिल्ली का भी चुनाव है, फिर बजट सेशन आ जाएगा। तो लगातार सरकार के पास कामकाज का भारी बोझ है और यही एक समय छोटा सा बचता है। एक सवाल बहुत छोटे से मैं जवाब चाहूंगा, इस मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब कैबिनेट बनी थी तो कहा गया था कि छोटी रखी जाएगी, एक मंत्री से ज्यादा काम कराया जाएगा। फिर आज क्या वो थ्योरी पुरानी पड़ गई, रिविजिट किया जा रहा है?
देखिए थोड़ा सा उसमें, क्योंकि इस बीच में थोड़ी स्थितियां बदली, मंत्रियों के पास ज़रूरत से ज़्यादा ये लगने लगा है कि काम उनके पास है। अगर उस काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नतीजा सामने आएगा। और जैसा कि अगर हम अरुण जेटली की बात करें, उनके पास दो भारी भरकम मंत्रालय हैं और दोनों ही मंत्रालय ऐसे हैं जो फुल टाइम मंत्री की डिमांड करते हैं। और उनकी सेहत को देखते हुए भी उन्होंने ये अनुरोध किया था कि इन सब चीज़ों को, हालांकि अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं, लेकिन अब चूंकि बजट सत्र आ रहा है, काम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये कसरत की जा रही है। चलिए विक्रांत, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। ये उम्मीद करते हैं कि रविवार को कैबिनेट का रिशफल होगा, जैसा कि हमारे सूत्रों ने कुछ देर पहले हमको जानकारी दी थी। इन तमाम कयासों के बीच अब मैं आपको मोदी के संभावित जो रत्न हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वो क्यों शामिल किए जा रहे हैं, उनकी क्या खासियत है, कैसे वो अपने सहयोगियों से बाजी मार गए इस रेस में, वो आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले बात मनोहर पर्रिकर साहब की। गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर वो बेहतरीन काम करके दिखा चुके हैं। बहुत ईमानदार छवि, सादगी से रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। संगठन के कामकाज में उनकी अहम भूमिका रही। गोवा में उन्होंने अपनी स्टाइल से जीत दिलाई। सीईओ की स्टाइल में, किसी कॉरपोरेट के स्टाइल में वो काम करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं, बहुत ही ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बात कही जा सकती है पर्रिकर साहब के बारे में, वो ये कि बीजेपी के अंदर जब लोकसभा चुनाव के पहले सर फुट अव्वल चल रहा था, तो मनोहर पर्रिकर वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार अपनी कुर्सी की चिंता किए बगैर नरेंद्र मोदी के नाम के प्रपोज किया था। अखबारों में इस नाम को चलाया था कि हमारी पूरी पार्टी को मोदी के पीछे खड़ा होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी उनको मंत्री बनाकर शायद उनकी इस वफादारी का इनाम दे रहे हैं। अगला नाम है मुख्तार अब्बास नकवी का। उत्तर प्रदेश से है, पार्टी का एक अल्पसंख्यक चेहरा है, लंबे वक्त से पार्टी के साथ रहे हैं और इस बीच में संगठन में उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ काम करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम है उसमें वो बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। वो अब दिल्ली वाले नहीं बल्कि गुजरात की टीम का हिस्सा नजर आते हैं, जो इस वक्त बीजेपी को, दिल्ली को रूल कर रही है। और लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर जो बीजेपी की छवि खराब हुई, उसको वो एक मुसलमान चेहरे को मंत्रिमंडल में लाकर एक इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। उस छवि से पार्टी को नरेंद्र मोदी बाहर निकालने में कामयाब हो, इसीलिए मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सामने आया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के खिलाफ भी जो कैंपेन चला रहे हैं, उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा रोल देखा गया। अगला नाम हंसराज अहीर का। हंसराज अहीर, इनकी कुछ खासियतें हैं वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विदर्भ के नेता हैं, महाराष्ट्र के, ज़मीन से जुड़े नेता हैं। कोयला घोटाले को अनर्थ करने में, उसको सामने लाने में इन्होंने विसिल ब्लोअर की भूमिका निभाई थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के जाट नेता हैं। बीजेपी की जीत में हरियाणा में अहम भूमिका रही, जाटों को लामबंद किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि हुड्डा खुद जाट नेता है। और हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री बना है, तो एक किसी जाट को दिल्ली में मंत्रालय देकर नरेंद्र मोदी उस बैलेंस को, इस इक्वेशन को बैलेंस रखना चाहते हैं। जयंत सिन्हा अगला नाम है। जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, झारखंड से आते हैं। झारखंड में चुनाव घोषित हो चुके हैं, वोट पड़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के बेहतरीन जानकार हैं। आईआईटी दिल्ली और हार्वर्ड स्कूल के ये पास आउट हैं। अमेरिका से मैकेंजी में बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे, वो छोड़कर ये हिंदुस्तान लौटे, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। अब खबर है कि वित्त मंत्रालय में इनको एक राज्य मंत्री के तौर पर शामिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। इनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्नल सोनाराम अगला नाम। कर्नल सोनाराम को कांग्रेस से बगावत कर वो बीजेपी में आए। जसवंत सिंह को टिकट ना देकर उस वक्त वसुंधरा राजे के कहने पर सोनाराम को टिकट दिया गया। सोनाराम वो चुनाव जीतते हैं और इस वक्त सोनाराम कहा जाता है कि वसुंधरा के खासे नज़दीकी है, उसी वजह से इनको आज दिल्ली में इनाम दिया जा रहा है। गिरिराज सिंह एक और नेता बीजेपी के, बिहार से हैं। तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। राज्य में मंत्री होने का अनुभव इनके पास है और राज्य के जातीय संतुलन के लिए एक ठाकुर को दिल्ली में जगह देकर ये साबित करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी की टीम ये कर रही है कि हम बैलेंस कर चलना चाहते हैं। किसी खास को बड़ा काम के लिए तवज्जो नहीं दिया जा रहा, सब कुछ सब कोई बराबर है। हम आपको बता दें, इस बीच में आज एक और बड़ी खबर आई कांग्रेस के हवाले से। कांग्रेस में बौखलाहट दिखी है।
मीडिया में कांग्रेस ने यह खबर आती है कि दिल्ली के लिए एक सामूहिक टीम बनाई है जो दिल्ली के चुनावों को लीड करेगी, और उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं था, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का नाम सामने आता है। इस खबर के लीक होने के साथ ही मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ा विवाद खड़ा होता है। इसके पहले कि पार्टी औपचारिक तौर पर इन नामों को अनाउंस करती, पार्टी को अपना कदम वापस लेना पड़ा। ये खबर देखिए और समझ जाएंगे कि कांग्रेस के अंदर कैसे घबराहट आई थी जब उन्होंने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को इस टीम का हिस्सा बताया था। बुधवार सुबह ठीक 11 बजे सूत्रों से एक खबर चमकी। कांग्रेस ने दिल्ली चुनावों को देखते हुए एक कमेटी का ऐलान किया है। खबर कुछ ही देर में और आगे बढ़ी। कमेटी के कुछ नाम सामने आए। तकरीबन 12 बजे तक इस कमेटी के सारे नाम सामने आ गए थे। कांग्रेस सूत्रों ने पुख्ता खबर दी थी कि दिल्ली चुनावों के लिए राहुल की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जो कमेटी बनाई है उसमें 84 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का भी नाम है। ऐसे में फिर ये सवाल बार बार उठता है कि अगर आपको शीला दीक्षित को अगर शामिल करने से दिल्ली में कांग्रेस की छवि को लेकर चिंता थी, तो फिर आपने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को क्यों शामिल किया? कुछ ही देर में सोशल साइट ट्विटर पर भी #AreYouSerious राहुल नाम का एक हैशटैग चमकने लगा। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के नाम पर सवाल उठाए जाने लगे। यही नहीं, सियासी दलों ने भी कांग्रेस की खींचाई करनी शुरू कर दी। 12:40 तक बीजेपी भी मैदान में कूद चुकी थी और वो सीधे राहुल पर सवाल उठा रही थी। राहुल गांधी ने खुद एक अंग्रेजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग 84 के दंगे में शामिल थे और उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, उन्हें प्रताड़ित होना चाहिए। मगर आज हम राहुल गांधी से पूछते हैं कि उन्होंने इन लोगों को पनिशमेंट दिया है या उनको रिवॉर्ड किया है। तो अगर कमेटी की खबर सच्ची थी, अगर सूत्रों से दिए गए नामों में दम था, तो सवाल सीधे राहुल के फैसले पर उठने थे। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लेकर कांग्रेस एक बड़ी मुसीबत में खड़ी नजर आने लगी थी। खबर आए बमुश्किल से 50 मिनट भी नहीं बीते कि अब कांग्रेस सामने आई। उसने इस तरह की किसी कमेटी के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया और दिन भर वो सफाई में जुटे रहे। ऐसी कमेटी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन वो हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन कमेटी ऐसी कोई बनने की बात मेरे पास नहीं। There is no committee, there is no panel. So I think I would request you humbly to all exercise restraint unless you get authentic sources. सवाल ये है कि अगर कमेटी थी ही नहीं तो आखिर ये नाम मीडिया में कैसे उछले? बहरहाल लोग ये कहते सुने गए, अच्छा हुआ कांग्रेस को जल्द ही गलती का एहसास हो गया। पल्लवी घोष, दिल्ली, IBN 7।